नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में स्वागत है। और आज हमारे साथ है अमन सर। RGPV भोपाल के अंदर अभी अपनी M फार्मा की डिग्री ये परस्यू कर रहे हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि B फार्मा M फार्मा के फील्ड से जितने भी रिलेटेड व्यूवर्स हमारे इस वीडियो को देख पा रहे होंगे, उनको हम शेयर करेंगे हमारे अमन सर की स्टोरी, और कुछ जानने की कोशिश करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। जैसे कि अगर किसी को भी M फार्मा के अंदर अपना करियर परस्यू करना है या B फार्मा करना है या मेडिकल लाइन में उसे जाना है, तो वो क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करे और प्रोसेस को फॉलो करके वहाँ पे पहुँच सकता है। तो चलिए अमन सर, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे इस चैनल पर आए। और स्टार्टिंग में सर, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि आप कहाँ आपका जन्म हुआ और कौन कौन से कॉलेज, कहाँ से आपने स्कूलिंग करी, फिर कौन से कॉलेज में आपने परस्यू किया। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं सर। सर एक बार ऑडियंस को अपने बारे में बता दीजिए। यस, आई एम अमन चौरसिया। मैं अभी M फार्मा कर रहा हूँ RGPV यूनिवर्सिटी से। बेसिकली मैं छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है सौसर तहसील है जी, वहाँ से मैं हूँ। मेरे पापा रेमंड्स लिमिटेड में है। रेमंड्स लिमिटेड। तो जो मेरी पढ़ाई हुई है, जो मेरा स्कूलिंग हुआ नर्सरी टू 12th, प्राइमरी टू सेकेंडरी, प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड ऑल अप टू 12th क्लास। आई एम फ्रॉम छिंदवाड़ा एंड इन छिंदवाड़ा पूरी एजुकेशन आपकी वहीं से छिंदवाड़ा में ही हुई? छिंदवाड़ा में ही हुई है। छिंदवाड़ा में एक रेमंड्स का ही स्कूल है, वहाँ से मेरा पूरा कंप्लीट हुआ 12th। 10th के बाद मैंने बायोलॉजी लिया था। एक्चुअली मेरा बायोलॉजी लेने का यही एक गोल था कि मेरे को, जैसे नॉर्मली हर बंदा चाहता है, फॉर MBBS, हाँ, एंड आई एम आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर MBBS नेट एग्जाम। फॉर दैट आई डिड कोचिंग। आपने कोचिंग भी की होगी उसके लिए? कोचिंग किया था मैं अपनी नॉर्मल एक कोचिंग सेंटर है हमारी छिंदवाड़ा जहाँ सौसर तहसील, जहाँ से मैं हूँ बेसिकली। बट नहीं निकला, मेरा नेट नहीं निकला। उसके बाद घर वालों ने कई बार बोले कि तो तुम्हें ड्रॉप लेना है तो ड्रॉप ले सकते हो। अच्छा, वही मैं पूछना चाह रहा था कि ड्रॉप लेने की कोशिश की या नहीं की? हाँ, बट मेरा ये क्लियर हो गया था कि एक बार नहीं निकला तो मेरे को ये था कि साल वेस्ट नहीं करना है मेरे को। और यदि डॉक्टर नहीं बने तो मेरे माइंड में ये क्लियरिटी थी, इफ आई एम नॉट बी अ डॉक्टर देन आई विल बी अ समथिंग रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड और एज अ जूनियर साइंटिस्ट, और आई वांट टू बी समवॉट क्रिएटिव प्रोफेशन। क्रिएटिव माइंडसेट से थोड़ा कि ये नहीं था कि डॉक्टर MBBS नहीं हुआ तो अब कुछ नहीं है, या फिर सिर्फ MBBS ही है, फिर उसके लिए मैं ड्रॉप लूँ। नहीं। तो सर एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जैसे कि अभी आपने बात की कि आपकी फैमिली ने आपको बताया होगा कि ड्रॉप ले ले, तो हमारी ऑडियंस को बताइए कि ऐसी कौन सी स्टेज में हमें मतलब चूज़ कर लेना चाहिए कि अगर हमें पता लग जाता है कि हमें इस फील्ड के अंदर परस्यू करना है या ये चीज़ करनी है। तो अब जैसे कि आपको पता लग चुका था कि मुझे ऐसे में MBBS करना है या मेडिकल फील्ड लाइन में अपना करियर परस्यू करना है, तो कौन सी ऐसी क्लास है जिससे हमको स्टार्ट कर देना चाहिए प्रिपरेशन? जैसे कि नीट का हमने कहा, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो किस क्लास से, 11th से, 12th से या 9th से, 10th से हमको उसके बारे में, नीट के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए? एक्चुअली वी आर इन MP एंड MP में बहुत पिछड़ा वर्ग है ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि जो एजुकेशन का जो लेवल है MP के अंदर मतलब थोड़ा बहुत ही लो है, MP बोर्ड का स्पेशली। हाँ, क्योंकि एक्चुअली मैं छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से, तो छिंदवाड़ा जस्ट सौसर से 50 किलोमीटर नागपुर लग जाता है। मेरा पूरा एजुकेशन सिस्टम है, फिर जो कल्चर बोलना चाहिए, एजुकेशन कल्चर एंड अदर चीज़ें मेरी पूरी महाराष्ट्र नागपुर से रिलेटेड। अच्छा, उधर साइड से। हाँ, तो मैं वहाँ देखा हूँ, तो नागपुर में तो ऐसा रहता है कि बच्चों को 8th क्लास से ही अवेयर कर देते हैं। बिल्कुल, मेरे कई सारे दोस्त हैं, उनको बचपन से ही उनकी क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मैं कुछ कोचिंग के नाम बताता हूँ। फिटजी करके एक कोचिंग है नागपुर में, वो बहुत फेमस है। वो अपने रेगुलर बेस पे एक एग्ज़ाम निकालते रहती है, एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए, पर्टिकुलर क्लास बेस में, जिसमें मैंने भी 8th क्लास में दिया था, बट नहीं निकला था वो एग्ज़ाम भी मुझसे, और निकल भी गया था। तो फिर मेरे को नागपुर जाना पड़ता था, तो फिर पापा ने बोले 8th क्लास है, बहुत छोटे हो, रेमंड स्कूल भी बेस्ट है, क्योंकि वो भी यानी हाउ मल्टीनेशनल कंपनी का ही एक स्कूल है, तो उसका भी एक अलग था एजुकेशन सिस्टम।
फिर मैं यहीं पढ़ा था, बट जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे वो वहाँ जाके कई कोचिंग किए, फिटजी में एडमिशन लिए, जो सक्सेसफुली आज MBBS कंप्लीटेड है, कुछ और कुछ हायर एजुकेशन भी ले रहे हैं। तो मतलब 8th क्लास से ही वहाँ के महाराष्ट्र साइड या साउथ इंडियन में उनको डिसाइड हो जाता है कि व्हाट वी हैव टू डू इन फ्यूचर, इन दिस वे इनका एजुकेशन चालू हो जाता है। तो कई बच्चे हमारे, मतलब मेरे भी कोई जूनियर हैं, कुछ दोस्त है फैमिली में जो बच्चे हैं, वो अभी भी नागपुर में कई प्रिपेयर कर रहे हैं कि इनको 8th क्लास में क्लियर हो गए कि भाई क्या करना है, क्या करना है, कि मैथ्स लेना है। देखो मैथ्स, और बेसिकली आफ्टर 10th आई एम ऑल्सो फेसिंग सेम प्रॉब्लम। मेंटलिटी ये रहती है बच्चों की कि भाई मैथ्स नहीं आ रहा है, मुझे मैथ्स नहीं आ रहा है, आफ्टर 10th मेरा मैथ्स कमज़ोर है, इसलिए मैं बायो ले लेता हूँ। ये बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम है इंडियन यंगस्टर की, यंग बच्चों। हाँ, इस स्टेज में ऐसा करना चाहिए कि जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा वीक हो मुझे उसी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। वीक के साथ साथ मतलब बंदे यही आते हैं कि बच्चे यही आते हैं कि मैं बायो नहीं है मेरा, इसलिए मैं मैथ्स नहीं है मेरा, अच्छा तो मैं बायो ले लेता हूँ। बट मतलब ये भूल जाते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज नथिंग, इट इज जस्ट अ मैथमेटिक्स, पूरे मैथमेटिक्स है, हर चीज कैलकुलेशन पे बेस्ड है। तो इसलिए पहले तो बच्चे को ये क्लियर होना चाहिए कि बच्चे के साथ साथ उसके पहले तो गाइडेंस सही होना चाहिए, सही मेंटरशिप मिलना बहुत जरूरी है। अब वो स्पिरिचुअल लाइफ में भी देख लो, नॉर्मल लाइफ में देख लो, या एजुकेशन कहीं भी हो, गाइडेंस मेंटरशिप बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी बायजूस, एक्स्ट्रा मार्क्स जैसी कंपनियां भी बहुत प्रभावित कर रही है बच्चों को कि मेंटरशिप प्रोवाइड करके। बट वो नॉर्मली वी आर इंडियंस, वी आर our civilization is just like that, our parents is the main mentor बिल्कुल to our child, but ये व्यस्त लाइफ है, पहले गुरु अपने मम्मी पापा ही होते हैं। बट अभी की लाइफ ये है कि मम्मी पापा दोनों बिजी है, वर्किंग है, तो मतलब बच्चे को ध्यान ही नहीं दे पाते। 8th कब निकल जाती है, 10th कब निकल जाती है, नहीं समझ पाता बच्चा। और ना ही माँ बाप, बस माँ बाप को लगता है कि कोचिंग भेजना है, वहाँ का काम है, आ जाए अपना काम कर ले, खा ले पी ले सो जाए। तो अमन सर ने एक यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बोली है कि जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे कि अपने बच्चे को फ्यूचर में क्या करना है, या उसका जो भी वो करना चाहता है, तो उससे पूरा डिस्कस करें और उसको समझाएं, और जो भी उस फील्ड में कुछ कर रहा है उससे मिले और जानकारी ले, और फिर इस चीज़ को जानने की कोशिश करें और अपने को बच्चों को समझाए कि उसे क्या करना चाहिए। तो पेरेंट्स इज़ फर्स्ट टीचर ऑफ एवरी चिल्ड्रन, सो उनको बताएं और समझाएं। सो अब सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये तो हमने जान लिया, अब थोड़ा सा बात करते हैं बिजनेस के बारे में, या एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, स्टार्टअप्स के बारे में। क्योंकि अभी क्या है कि एक हाइप चल रही है, जब से शार्क टैंक आया है पिछले साल, तब से इंडियन वर्जन शार्क टैंक का, तो जब से आया है तब से एक भारत में एक हाइप बनी हुई है। मैं किसी से भी पूछता हूँ कॉलेज के अंदर, तो हर बंदा स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है। तो क्या हर एक बंदे के अंदर, अब हर एक बंदा बोल तो देता है कि मुझे तो स्टार्टअप स्टार्ट करना है, लेकिन सबके अंदर ऐसी स्पिरिट नहीं होती। तो एक स्टार्टअप स्टार्ट करने के पीछे उसका मेन गोल क्या होना चाहिए, क्या मेन पेन पॉइंट होना चाहिए? जैसे कि सब लोग कहते हैं कि एक आइडिया बहुत मैटर करता है स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए, लेकिन क्या आइडिया मेन चीज़ है, या किसी चीज़ का सॉल्यूशन, किसी प्रॉब्लम का, कोई सी बर्निंग प्रॉब्लम ढूंढना कि लोगों को जो फेस करनी पड़ रही है सोसाइटी के अंदर, उसको हमने सोल्व किया और उसको मोनेटाइज करके हमने स्टार्टअप क्रिएट किया। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सर? एक्चुअली पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जो एंटरप्रेन्योरशिप है जी, वो मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक है। बिल्कुल, तो थैंक यू आपने जो मुझसे पूछा। जी सर। एक्चुअली मेरा भी एम फार्मा कंप्लीट होने के बाद मैं भी एंटरप्रेन्योरशिप ही अपना ही स्टार्टअप करूँगा। और कुछ दिन पहले हमने भी एक कॉन्फ्रेंस रखे थे, सेमिनार रखे थे एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, जिसमें MSME के लोग आए थे। MSME जैसा अब आपने पूछे कि क्या होना चाहिए, पहली बात तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अपने जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। स्टार्टअप इंडिया उन्होंने इसीलिए लॉन्च किया था प्रोग्राम। तो देखिए, तो स्टार्टअप तो बहुत अच्छी चीज़ है कि अपनी सेल्फ एम्प्लॉय होना इज़ द बेस्ट थिंग।
तो देखिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तो पहले अपन को कि प्रॉब्लम क्या है वो पता रहना चाहिए। जैसे आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, जैसे आपको भूख लगी है तो आप कुछ भी नहीं खा सकते, आपको प्रॉपर खाना ही चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं कुछ भी खा लूँगा। आपको लगी भूख, आप नाश्ता नहीं करोगे, फिर कर लोगे, नॉट सेंसफुल। जो आपको चाहिए वो करोगे। तो वैसे ही आपको देखना पड़ेगा मार्केट में कि प्रॉब्लम क्या चल रही है। क्योंकि जब तक किसी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को, सोसाइटी में ऐसा कोई सा व्यक्ति है ही नहीं जिसे उसी चीज़ की ज़रूरत है, और अगर हम उसे वो चीज़ को देंगे तो वो नहीं लेगा। क्यों लेगा? एक नीड होनी चाहिए, उसकी नीड होना चाहिए। फर्स्टली वी हैव टू क्रिएट अ नीड कि बेसिकली नीड क्या है मार्केट की, प्रॉपर मार्केट क्या चाहता है। हाँ, मतलब इसके लिए प्रॉपर स्टडी, प्रॉपर सर्वे होना चाहिए मार्केट में। फॉर एन एग्जांपल रिलेटेड टू फार्मा, एट द डे ऑफ पेंडेमिक कि लोगों की यही नहीं पता था कि चाहिए क्या है, लोगों क्या चाहिए, दवाई चाहिए, दवाई के साथ और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करना, क्योंकि उस टाइम ऐसा था कि खाना पीना सब बंद था, कोई रूट ही नहीं था। तो हमारा जहाँ सौसर से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं खुद ही अपने आप को देखा हूँ, अपने सर्वे किया हूँ, आसपास के कई स्टार्टअप हुए, और काहे के स्टार्टअप, कोई टिफ़िन सेंटर खोल लिया। अच्छा, कोई टिफ़िन सेंटर खोल लिया क्योंकि उस टाइम डिमांड थी, हॉस्पिटलाइजेशन इतना था, हॉस्पिटल में लोग भर्ती थे, वहाँ लोगों को खाना देने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो टिफ़िन चालू कर दिया। टिफ़िन वाले ने पूरा फुल प्रोटेक्शन किया, बिल्कुल। डिमांड बढ़ी, ब्रांड बढ़ा। आज ये मतलब कि उसने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि लोग हॉस्पिटल के अंदर खाना प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसने एक चेन क्रिएट कर दिया, एक क्वालिटी वाला खाना, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो मिल रहा है खाना, बट वो पेशेंट वैसे ही बीमार है, उसको बीमार खाना नहीं खिलाएगा। तो इसलिए एक ही बंदा है, मेरा फ्रेंड एक्चुअली, माय क्लोज फ्रेंड रुद्र प्रताप सिंह। अच्छा, ही इज आल्सो कंप्लीटेड हिज बी फार्मा करा विद मी ओनली। अच्छा, विद सेम बैच, बट आई एम लेजी एट दैट टाइम, आई एम नॉट विद दैट मच क्रिएटिव माइंड, बट ही इज, सो ही इज स्टार्टेड हिज own business center, अच्छा, and he is successfully run his business। तो सर अब मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर के अंदर। एंटरप्रेन्योर के लिए तो जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी बहुत ज़्यादा बात हुई। तो इसमें पहले तो आपको प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, कि प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए कि आप करना क्या है, क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग इज द बेसिक नीड। करना क्या है। वैसे जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ कि हमें फर्स्ट अपने वाई से स्टार्ट करना याद होना चाहिए कि हमें क्यों करना है, फिर क्या करना है और कैसे करना है। हाँ, क्योंकि वही ये तीनों थ्री यू जिसे बोल सकते हैं अपन। 3 is you is very compulsory and this is all only called planning, proper planning। प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ, डिमांड देखना चाहिए कि मार्केट में आज इसकी नीड है। जैसे मैं एक अच्छी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ इस चीज़ में। बिल्कुल। युगांडा की है, जिसमें इंडियन की एक बहुत अच्छी कंपनी थी, फेमस कंपनी है शूज, इंडिया की। हाँ जी। तो 2 एम्प्लॉय काम करते थे वहाँ। हाँ। एक एक्स था, एक वाई था। तो एक दिन रैंडमली मार्केट में डिमांड बढ़ रही थी, युगांडा में शूज़ नहीं थे। सॉरी शूज़ नहीं पहनते थे युगांडा में। इंडियन मार्केट था शू का। हाँ। तो फिर मैनेजर ने अपने 2 बंदों को बुलाया, 2 MRs को बुलाया जो मार्केट रिप्रेजेंट करता है। हाँ। कि यहाँ आइए, इनके साथ एक मीटिंग रखा है। इसने बोला कि एक्स और वाई दोनों को ऑर्डर दिया है कि युगांडा जाओ, देखो उसका मार्केट सर्वे करो कि अपना जो शूज है वो कितना सक्सेसफुली वहाँ रन कर सकता है। तो जो एक्स था, पहले एक्स गया, एक्स ने देखा यार युगांडा तो बहुत गरीब देश है, यहाँ कोई जूते नहीं पहन रहा है, नो नीड फॉर दिस। वो आ गया। ये बोला मैनेजर को कि सर कुछ जूते नहीं पहनते यहाँ, गरीब देश है। सेटिस्फाई हुआ मैनेजर, फिर वाई को भेजा। फिर वाई गया, वाई पूरे प्रॉपर प्लानिंग के साथ गया, पूरे सर्वे के साथ गया कि कहाँ है। वो मार्केट में उतरा, युगांडा के लोगों को सर्वे किया
कि क्या है, कितना है, इसके पहले कितनी शूज़ मार्केट आई है, कितने लोग आए शूज़ बताने को, वो पूरा प्रॉपर प्लानिंग लेके गया। इंडिया आया, मैनेजर के पास गया, मैनेजर ने फीडबैक लिया, तो इसका आंसर ये था कि सर ये एरिया बहुत बड़ा है, युगांडा बहुत बड़ा है, वहाँ के लोगों ने जूते देखे नहीं है, वो नंगे पैर ही घूमते हैं, तो जो अपने शूज़ है वहाँ युगांडा में बहुत सक्सेसफुली रन करेगी। अपना मार्केट इंडियन मार्केट से युगांडा मार्केट डबल फ्रूटफुल होगा। तो ये होती है एक प्रॉपर प्लानिंग का सक्सेस और एक थिंकिंग, एक पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स योर वर्क, योर स्टार्टअप एंड एनीथिंग। तो अंतर ये था इसकी थिंकिंग। एक गया, इसने देखा यार कुछ काम नहीं है, नो नीड, यहाँ आप नीड क्रिएट ही नहीं कर सकते हो, इसका ये कहना था। बट जो दूसरा बंदा गया वो था पॉजिटिव माइंड, वो था क्रिएटिव, प्रॉपर प्लानिंग लिया, पहले पूरा सर्वे किया मार्केट, अब उसमें क्या नहीं हो सकता है, उसने ये सोचा कि इसमें पहले नीड क्रिएट करो, हाउ टू क्रिएट नीड। इसने बताया कि सन है, मतलब अपना पैर जलता है, आप जूते पहन लोगे तो आप वही काम डबल स्पीड में कर सकते हो। तो पहले तो प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। तो बिल्कुल सही। वहाँ पे जो स्टोरी में जो एक्स पर्सन है उसने क्या किया कि उसको जितना काम दिया गया था उसने उतना ही किया, उसने ज़्यादा लोड नहीं लिया। जितना काम बोला कि तुझे ये वाला गिलास उठा के यहाँ रखना है तो उसने यही रखा। उसने ये भी पता कर लिया वाई ने कि यहाँ पे क्यों रखना है, यहाँ पे नहीं रखता हूँ, कांच का गिलास है फूट जाएगा, थोड़ा सेफ्टी से रखता हूँ, मतलब क्रिएटिव तरीके से सोचा उसने। तो ये बहुत अच्छी बात बोली सर आपने कि एक जो एंटरप्रेन्योरशिप, जो स्टार्टअप स्टार्ट करने वाला है, तो उनका एक क्रिएटिव माइंडसेट होना चाहिए, मल्टीटास्किंग होना चाहिए। जो स्टार्टअप करेगी वो सिर्फ अपना है, अपना ही पैसा लगेगा, अपने को ही रिटर्न मिलेगा। बिल्कुल। इसलिए पहले तो मल्टीटास्किंग होना चाहिए कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ और सफिशिएंट टाइम के साथ करूँ। हाँ, तो सर अब सेकेंडली हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि एज अ टीचर, एज अ मेंटोर या आइडल, आपका कौन आइडल है, और एक आइडल और हमारा टीचर क्या रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, हमारे जो भी हमारे गोल्स है, हमारे ड्रीम्स को अचीव करने में। एक्चुअली जो मेरे आइडल ने, जो मेरे टीचर ने मेरे को लास्ट टाइम रिसेंटली हम मिले थे काफ़ी सालों बाद, अच्छा, तो यही बताए थे कि बच्चे अपने लाइफ में एक ऐसा बंदा या एक ऐसा रिस्पेक्टेड फुल टीचर चुनो, ह्यूमन बॉडी चुनो कि जिसके सामने तुम जीरो हो, तुम जाओ इसके सामने, व्हेनेवर यू इन फ्रंट ऑफ दिस पर्सन यू बिकम टोटली जीरो, and after meeting him or her gain her knowledge, his knowledge, and become a hero in front of society or the world. मतलब आपके जिंदगी में एक बंदा होना चाहिए, एक इंसान ऐसा होना चाहिए, आप उससे मिलो तो आप भूल जाओ कि आप कौन हो, यू आर जस्ट अ जीरो इन फ्रंट ऑफ दैट जीरो। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। आप जितना भी है आपके दिमाग में, जो भी चीज है वो आप इसके सामने खुल के रख दो, जस्ट ओपन बुक। बिल्कुल सही। बट आप जब आओ इसके पास तो इतने स्ट्रांग हो जाओ, बहुत एनर्जेटिक कि अब मुझे, हाँ, कि अब मुझे जीत सकता हूँ दुनिया को, आई एम अ विनर, मैं जीत जाऊंगा। ऐसा एक पहले तो आपको मेंटर चुनना ही पड़ेगा, वो इट मे बी योर फादर, ब्रदर और एनीवन, और ए टीचर। एंड माय आइडल इज माय एल्डर ब्रदर। बिल्कुल सही। ही इज माय गुड टीचर, मेंटर एंड गुड फ्रेंड। अच्छा, तो सर एक लर्निंग शेयर करिए कि जो आपने अपने बड़े भैया से सीखी, जो आप शेयर करना चाहते हो ऑडियंस को, कि क्या आपको एक अच्छा लगा, एक लर्निंग देना चाहते हो। एक्चुअली हम जब भी मिलते हैं तो कोई ना तो कोई नई लर्निंग लेते ही हूँ मैं। बिल्कुल देते भी है। तो वही थी एक लास्ट लर्निंग जो अभी मैं बताया रिसेंटली, वही थी कि आप हर बंदे से मिलो। हाँ, एक लास्ट अभी जो हुआ था तो इसमें ये बताया था कि आपको हर चीज अपने दिमाग में जो भी है एज अ गुड एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आप हर चीज, हर आइडिया को हर किसी के सामने मत खोलो, अपने राज मत खोलो। जैसे कि चाणक्य ने कहा था, क्या पता कौन तुम्हें कहाँ दबा दे। एवरी कॉइन हैव टू साइड। तो एक साइड अपना हमेशा दिखाओ, एक साइड
बहुत कम को दिखाओ। बहुत कम को दिखाओ, जो कि बैक साइड है, जो किसी को नहीं दिखाना है। वो तब दिखाना जब हम कुछ कर चुके होंगे, तो वो तो खुद ही देख लेंगे। Always show your bright face in front of people. तो सर अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने लर्निंग शेयर करी अभी, तो अब जैसे कि अभी मैं थोड़ी देर पहले रिसर्च ही कर रहा था कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो 2030 में $130 बिलियन का मार्केट बनने वाली है। तो क्या आपने ये डिसाइड किया है कि फार्मा फील्ड के अंदर ही मुझे अपना स्टार्टअप बिल्ड करना है, या फिर कोई सी दूसरी चीज़ आपके दिमाग में चल रही है? See, actually, professionally, I am a pharmacist. बिल्कुल। So first choice my is pharma market. तो मैं अपना स्टार्टअप वहीं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ही करूँगा। मैं अपना छोटी सी पहले तो फार्मा इंडस्ट्री को बिल्डअप करूँगा, जिससे कि मैं खुद ही अपना मैन्युफैक्चर साइट खोल सकूँ। उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस करूँगा। बट रिसेंटली आई अटेंड वन कॉन्फ्रेंस फॉर दिस इज कंडक्ट बाय MP Forest, where I got some newly ideas related to herbal drugs and herbs, Indian herb. So I will shift there in this also. तो but right now I am not be that much clear कि थोड़ी सी रिसर्च, नॉलेज, इंफॉर्मेशन की सही की ज़रूरत है अभी। बिल्कुल सर उस पर अच्छे से रिसर्च करिए आप, और जल्दी से जल्दी ट्राई करिए, एग्जीक्यूट करिए। क्योंकि जैसे कि कहा जाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप में होता क्या है कि आइडिया हर एक के पास है, सबको पता है अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन करता कोई नहीं। इसलिए बोलते हैं आइडिया इज ओनली 1%, लेकिन एग्जीक्यूशन इज 99%। कि कर रहा है तब उसको रियल एक्सपीरियंस होगा कि ये सही है कि नहीं एक्चुअल में। तो सर एग्जीक्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और अब मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि M Pharma, किसी ने B Pharmacy करी है, B Pharma किया है, फिर उसके बाद मास्टर्स के लिए वो M Pharma करता है, तो सर उसके बाद क्या क्या जॉब्स के क्राइटेरिया उसके लिए खुल जाते हैं कि कौन कहाँ पे अप्लाई कर सकता है, कहाँ कौन सी जॉब होती है, हाईएस्ट पोस्ट, हाईएस्ट पेड सैलरी, बताइएगा सर इसके बारे में। फर्स्टली हायर एजुकेशन इज ऑलवेज गुड। कोई से भी फील्ड में आप जाओ, हायर एजुकेशन है तो आपके पास एक हाईलाइटेड पॉइंट है, एडवांटेज हो जाता है, एडवांटेजेस है। बट राइट नाउ एजुकेशन सिस्टम इतना अपना ये हो गया है, तो फर्स्टली मैटर ये करता है कि आप किस जगह से कर रहे हो। मैं भी अपना B Pharma कंप्लीट किया, पहले 12th कंप्लीट किया बायो से, देन B Pharma फ्रॉम प्राइवेट कॉलेज। तो सर उसके पहले आपने नीट का एग्जाम दिया था? हाँ, एज अ बायो स्टूडेंट एंड कॉमन इंडियन। सो नीट के बेसिस पे आपका B Pharma नो या फिर प्राइवेट? मेरा एडमिशन हुआ है 12th के रिजल्ट से। यानी कि अगर अपन नीट में भी कोई व्यक्ति अगर अच्छा स्कोर करता है तो उसको B Pharma करने के लिए अच्छा कॉलेज मिल सकता है? नो, एक्चुअली B Pharma MP में मेनली MP में जो अच्छे कॉलेज है, MP के कॉलेज है, या फिर अपना सागर यूनिवर्सिटी हुई जो नेशनल यूनिवर्सिटी, IGNT हुई है, IGNT भी एक नेशनल यूनिवर्सिटी है, तो वो अपने खुद के एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। अच्छा, B Pharma के लिए खुद के एग्जाम्स, तो आप इसको प्रिपेयर करके आप इसका निकाल लीजिए, 12th में अच्छे मार्क्स हो। बिल्कुल। तो मतलब इनका मेन क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, ऐसा कोई नहीं है कि एक कॉमन एग्ज़ाम है फॉर B Pharma। जैसे JEE है इंजीनियरिंग के लिए, इसको देना मस्ट है तो ही आप उसके पास कर सकते हो, ऐसा नहीं है अभी। बट अदर स्टेट अपार्ट फ्रॉम MP, लाइक महाराष्ट्र में है एक MCAT करके, MCAT समथिंग, उसको देना जरूरी है। ऐसे ही राजस्थान में एक और कुछ स्टेट ऐसी भी है जो अपने नेट के ही थ्रू ले लेती है फॉर B Pharma। तो सर वो एग्जीक्यूटिव क्या कर सकते हैं, जॉब कहाँ अवेलेबल है? जॉब तो पहला बहुत कॉमन एक इंडियन मेंटेलिटी ये है कि आप B Pharma कर लिए तो एक कॉमन MR के लिए बोलते हैं,
मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। काफ़ी अच्छा जॉब है, एक एंथोथियाजिक जॉब पर्सन के लिए। हाँ, कि जिसको करना है, जिसको मार्केट सर्वे में इंटरेस्ट है, कम्युनिकेशन स्किल है, उसके लिए अच्छा है। बट बहुत एक टाइप का रफ जॉब भी है। हाँ, टोटली क्योंकि पूरा मार्केट के अंदर, पूरे मार्केट के अंदर घूमना है आपको। हाँ, वो पूरा फील्ड जॉब है। फील्ड जॉब है, जिसमें मेरा भी हुआ था। बी फार्मा के बाद मेरे 2 जगह इंटरव्यू हुआ था MR के लिए। हाँ, मैं प्लेस्ड था। बट फॉर कोविड की वजह से बहुत सारों को परेशानी उठानी पड़ी। माय पेरेंट्स। लेकिन ये चीज भी है कि एवरी कंडीशन हैव टू कॉइंस, मतलब किसी को कोई उसके अंदर बहुत परेशानी को फेस करा और कोई बन भी गया। हाँ। बट एक्चुअली I placed in 2 companies and both are multinational companies. One is FDI, very good. Sorry, FDA pharmaceutical company, and second is Lupin Limited. Both of them hired me as a MR, but at that time COVID is in peak, and my father didn't allow me to. पापा ने मना कर दिया कि मत जा, तू घर पे ही रह, to go in field job. अच्छा। तो इस कारण मेरा हुआ भी नहीं था, अच्छा खासा प्लेसमेंट दिया था, पैकेज दिया था, सॉरी, बट फिर घर में मना कर दिया। सर ऑडियंस को बताएंगे कितने का पैकेज ऑफर कर रहे थे सर आपको? मेरा एक में 3 का था, 3 लाख का, और दूसरे में जो ल्यूपिन है 3.5 था। ग्रेट सर। स्टार्टिंग में तो इसका ये था कि 6 महीने आपकी पहले ट्रेनिंग पीरियड था। मेन रीज़न यही था क्योंकि जो मेरा लोकेशन दिया था वो मेरा छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ही दिया था। बट जो 6 महीने की ट्रेनिंग थी उनकी दिल्ली में थी। अच्छा, तभी तो और सबसे ज्यादा केसेस वहीं पे हो रहे थे। यही मेन था प्रॉब्लम। तो मेन प्रॉब्लम यही था। तो छिंदवाड़ा में होता तो आप चले ही जाते। मैं मतलब कोशिश कर सकता था, कन्विंस कर सकता था पापा कि को पास ही है। हाँ। सर अब आगे की पोस्ट के बारे में बात करते हैं। एम फार्मा के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज खुलती है? उसके बाद इंडस्ट्री जॉब्स इंडस्ट्री जॉब बी फार्मा के बाद भी रहती है, बट आफ्टर कंप्लीटिंग एम फार्मा यू गॉट हायर पैकेज एंड गुड नॉलेज। तो एम फार्मा में भी ऐसा रहता है, बी फार्मा एक कॉमन रहता है, कॉमन है, और एम फार्मा में ब्रांचेस रहती है। जैसे जो अपना RGPV है उसमें 3 ब्रांच है, जिसमें मेरा है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट ब्रांच है। क्वालिटी एश्योरेंस फार्मास्यूटिकल क्वालिटी। और कौन सी ब्रांच होती है उसमें? फिर होती है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होती है, जिससे तो आप सभी लोग परिचित है, केमिस्ट्री। उसके बाद आता है फार्मास्यूटिक्स आता है, जिसमें कि बेसिकली अपन कैसे दवाई बनती है वो देखा जाता है। सर जो मैंने एक ब्रांच का नाम सुन रखा है बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी, वो भी इसी फील्ड से रिलेटेड है? हाँ, फील्ड इसी फील्ड से रिलेटेड है, बट देखिए जैसे जो फार्मा है वो फार्मा प्रॉपरली ड्रग एंड ह्यूमन बॉडी पे हाउ ड्रग इंटरेक्ट विथ ह्यूमन बॉडी पे काम करती है। बट जो बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली जो मशीन्स रहती है हॉस्पिटल्स में, ICU वार्ड में, उनके तरफ थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट रहती है। और आपने जो दूसरी बोले माइक्रोबायोलॉजी, और कौन से बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब सेम ह्यूमन बॉडी पे ही काम करती है, बट जो लेवल ऑफ फोकसिंग इज डिफरेंट। जैसे माइक्रो में आप जाते हैं तो माइक्रो में डायरेक्ट आपको सेल DNA की पढ़ाई करना है। सही है सर। तो वैसे मतलब एक ही चीज़ है, बिल्डिंग एक ही है, उसके लेवल अलग अलग है। तो आपको एक ओवरव्यू लग चुका होगा कि एक फार्मा इंडस्ट्री के अंदर आपको क्या क्या चीज़ों को फॉलो करके कहाँ जाना है, तो एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी यहाँ पर। और अब हम इस लेवल पे आके आप इसको थोड़ा सा टर्न करने की कोशिश करते हैं। तो सर से जानने की कोशिश करते हैं। मैंने सर को बहुत दिनों से देखा है कि सर एक स्पिरिचुअलिटी की तरह काफ़ी शिफ्ट हो रहे हैं, या इस्कॉन से जुड़े हुए हैं काफ़ी दिनों से सर। तो सर से जानने की कोशिश करते हैं कि सर क्या है सर इस्कॉन? एक बार ऑडियंस को बताइएगा हमारी, इस्कॉन क्या है? एक्चुअली इस्कॉन एक संस्था है, इसका फुल फॉर्म ही है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसके फाउंडर है, को-फाउंडर है भक्ति वेदांत स्वामी जी।
जिनने इस्कॉन की पहली नींव रखी थी है, और वही एक ऐसे व्यक्ति थे और ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व है वो, कि अपने इंडिया में ना करके उन्होंने अमेरिका से चालू की। इनकी कहानी ऐसी है कि एक जो उस टाइम वर्ल्ड वार चल रहा था, अमेरिका की जो यंगेस्ट सोसाइटी थी, यूथ थे जो, शायद हिपीज के नाम पे जाने जाते थे, क्योंकि वो पूरी तरीके से ड्रग पे निर्भर हो गए थे, LSD एंड ऑल वो सब ले रहे थे। मतलब पूरी गवर्नमेंट इनके पेरेंट्स सब पगलाए हुए थे कि मेरे यूथ क्या कर रहे हैं, क्योंकि यूथ इज द सोल्जर ऑफ एनी नेशन। बिल्कुल सही। तो वो सब प्रॉब्लम में थे। उस टाइम भक्ति वेदांत स्वामी जी इंडिया टू अमेरिका शिफ्ट हुए। उन्हें हरे कृष्ण महामंत्र सबको प्रदान किया, भक्त बने और इन चीज़ों पे काम किया, हिपीज पे काम किया। तो जिसकी गवर्नमेंट, अपनी अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी फिर सपोर्ट किया वो सब चेंजेस देख के। उनके अंदर चेंजेस आया होगा उनको करने के बाद। मतलब जो कल तक आप नशे कर रहे थे, आज वही हरे कृष्णा मंत्र कर रहे हैं, पूजे पाठ कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। जो कल तक चरस गांजे ले रहे थे, आज वो लहसुन प्याज से देखो आप कर रहे हैं। तो मतलब दिस इज द वास्ट चेंज लेकर के आए वो कुछ जो नॉनवेज नहीं खा रहे। तो ऐसे चेंजेस दिखे, गवर्नमेंट फिर सपोर्ट की। इनने कई ऐसे शिष्य बनाए, बनते गए कृष्ण महामंत्र के द्वारा। भागवत गीता का ज्ञान दिए, भगवतम लिखे, ऐसे कई चीज। फिर तो ये एक इंटरनेशनल सोसाइटी जिसके फाउंडर है भक्ति वेदांत शील प्रभुपाद जी। हाँ, तो सर आज की जो सोसाइटी और यंगर जनरेशन में जो इस्कॉन के प्रति काफ़ी एक नेगेटिव थिंकिंग है। हाँ। जैसे कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूँ, कुछ ऐसा सोचते हैं वो कि इस्कॉन में जाते हैं तो वहाँ के जो जितने भी जो उनके डिसाइपल्स हैं, तो वो क्या करते हैं कि हर एक इंसान का, स्टूडेंट का ब्रेन वॉश करते हैं, या फिर वो बस जब हरे कृष्णा कर रहे हैं, हर कहीं पे नाच रहे हैं, तो ये एक नॉनसेंस, मतलब उसको एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। और ये तो अपने को साधु बनाना चाहते हैं कि गेरुआ वस्त्र धारण करके साधु बन जाओ, तो ऐसी थिंकिंग है। तो इस पे आपका क्या कहना है सर? देखिए, ऐसा है, ये धारणाएं, ये जो उड़ती हुई अफवाहें कई आती है न्यूज़ में। होता है ना कि कुछ जो अच्छा एरिया है उसी को लोग गंदा करना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इस्कॉन सबको बुद्ध बनाना चाहता है या सबको पंडित बनाना चाहता है, ऐसा नहीं है। ये है कि इस्कॉन कभी कुछ चीज़ को करने को मना नहीं करता है। पहली बात तो ये कि ये नहीं बोलता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए। जस्ट इस्कॉन आपको ये बोलता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि इसके जो बेसिकली प्रिंसिपल है जिसमें इस्कॉन है, इफ यू गॉट अ हायर टेस्ट देन ऑटोमेटिकली आप लोअर टेस्ट को भूलोगे। यू फॉरगॉट द लोअर टेस्ट। तो इस्कॉन बस ये करता है कि हायर टेस्ट की तरफ आपको आकर्षित करता है। अब आप वही चीज़, आज 31 दिसंबर है, न्यू ईयर सब एंजॉय करेंगे। बिल्कुल। आज कई जगह ऐसी है कि आप ही देखोगे चैंपियन खुलेगी, मटन खाएंगे, चिकन खाएंगे, पैसे वेस्ट करेंगे। और एक तरफ वही इस्कॉन है जो आपको शुद्ध जल देगा, शुद्ध दूध देगा और आपको खाना देगा। डांस वो भी करेगा, डांस ये भी करेगा, पर जो वहाँ होगा इस्कॉन में, वो आपको मेंटली पीस देगा। आप जो ऐसा वाला जो अनुभव है वो आप साल भर आपको याद रहेगा। आज 31 है, पर न्यू ईयर में कहाँ गए, इस्कॉन गए, वो आपको 31 के 2023 में भी याद रहेगा। बिल्कुल। बट आपको ये पार्टी याद नहीं रहेगी। इसको करने के बाद भूल जाएंगे। ओनली फॉर हायर टेस्ट। हाँ, और सर ये जो 31 ये जो कल्चर चल रहा है सर, ये वेस्टर्न कल्चर है वैसे भी, कि जो मूवियों में दिखाया जाता है, एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है, उन्हीं को लोग कंज्यूम कर रहे हैं और उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ के कि अब जैसे कि मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ इस्कॉन को, तो वो पूरे जो भी हमारे शास्त्र हैं, जो भगवत गीता में जो ज्ञान बोला गया है, वो पूरा उसी पे बेस्ड है। उनका जो नॉलेज है, जो भी बताना चाहते हैं, हमें समझाना चाहते हैं, वो उसी पे बेस्ड है। लेकिन आजकल कोई गीता पढ़ना नहीं चाहता।
तो ऐसी क्या चीज़ की जाए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा भगवत गीता को पढ़ें, समझें? देखिए, इसका तो मैं एक्चुअली ज़्यादा तो नहीं बता सकता हूँ, बट मैंने जितना आपको पता है उतना। बट मैं कई पेरेंट्स देखा है ऐसे, सेल्फ रियलाइजेशन है ये, सेल्फ एक्सपीरियंस, सॉरी जी, कि आजकल के माँ बाप जो है, मम्मी पापा में ही धारणा अजीब सी हो गई है कि मेरे ही एक फ्रेंड है इस्कॉन में कि जो घर से छुप छुप के आ रहा है इस्कॉन के लिए। अरे मतलब घर वाले ही मना कर रहे हैं कि आप भागवत मत पढ़ो, अच्छा, आप लहसुन प्याज मत छोड़ो, आप मांस चिकन खाओ, स्मोकिंग करो, पर वहां मत जाओ। व्हाट इज दिस? क्या सेंस हुआ है? ये तो बहुत बुरी बात है कि मंदिर जाने के लिए डर के आना पड़ रहा है। यहाँ तो ऐसा होना चाहिए कि इसका अपोजिट की दोस्त पार्टी करने जा रहे तो छुप के जा रहे तो समझ में आता है। दिस इज वेरी ऑकवर्ड। यार क्या हो रहा है? वेयर वी आर गोइंग? डोंट नो, इन डार्कनेस। तो सर ऐसे कौन कौन से, अगर हमें जुड़ना है इस्कॉन से तो क्या प्रोसेस होती है उसके लिए? एक्चुअली इस्कॉन है ओनली एंड ओनली 3 रूल्स। 4 रूल्स है सर। फर्स्ट जी, पराई स्त्री का संग नहीं करना। जी, फर्स्ट। दारू मदिरा पान नहीं करना। नहीं करना। मटन चिकन नहीं खाना है। और एक मैं याद नहीं आ पा रहा है, गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना। ये 4 प्रिंसिपल को आपको करना। 2 चीज है, 2 नॉर्मल एक्टिविटी, बुक्स रेगुलर पढ़ना है और चैंटिंग, हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा हरे रामा ओनली दिस मस्ट टू जॉइन इस्कॉन। तो सर अभी इस बात को एक्सटेंड करते हैं कि जैसे कि अभी हमने बात की इस्कॉन के बारे में, अब थोड़ा जानते हैं सर एक नॉर्मल पर्सन की लाइफ में जो स्पिरिचुअलिटी होती है उसका क्या रोल प्ले करता है, कि स्पिरिचुअलिटी क्या रोल प्ले करती है, कब कोई सा भी जो व्यक्ति है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ शिफ्ट होता है? देखिए, गोल्डन एज टूवर्ड्स, क्योंकि आजकल हर जो स्टूडेंट है या जो भी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ काम कर रहा है तो सर वो सोचता है कि अभी हमारी उम्र नहीं है कि हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ शिफ्ट हो जाएं, पूजा पाठ करें भगवान का, या थोड़ा जब एल्डर हो जाएंगे, थोड़े बड़े बूढ़े हो जाएंगे तब ये काम आएगा। ये बहुत तो क्या सही मेंटालिटी है? नहीं, बहुत गलत धारणा है। आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं आपकी बुद्धि और जटिल होते जाती है। बिल्कुल सही। द गोल्डन एज फॉर स्पिरिचुअलिटी इज यंग। क्योंकि आप जितने देखो, आप एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ, अपन सबके पापा है, अपन सब भी बाहर है। अपन, आप बताइए, आप जैसे मंथ स्टार्ट होने से लेके 29 तारीख तक आप रोज पापा से बात करेंगे तो आपको कुछ चीज़ की कमी होगी। 30 तारीख को बोलना पड़ेगा कि पापा पैसे दे दें। नहीं, क्योंकि ही नो कि भाई कब जरूरत है, क्योंकि आपके पास पूरा कि मेरे बेटे को कब जरूरत है उसको मैं दे दूंगा, मिल जाएगा। आप याद कर रहे हो। बिल्कुल। मैटरनल बॉडी। अब आप वही चीज जो भगवान है, कृष्ण जी है, वो जगत पिता है। बिल्कुल सही। अब आप इसको बोलोगे चलो मेरा तो 1 तारीख अच्छी जा रही है, मतलब बचपन अच्छा चलेगा, 5 तारीख अच्छी चले गई, बहुत मस्ती कर लिया, यंग जनरेशन बढ़िया चली गई, अब आ गई यार 29 डेट आ गई, अब मैं हो गया बूढ़ा हो गया, तब भगवान के पास बुला लेता हूँ। तो देखिए, पापा को पूरी लाइफ तो दूर रखा, लेकिन जब फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए तो पापा से बोला कि यार पापा जरूरत है पैसे की। बोले यार अब देखो, देने को तो वो भी देंगे। ही इज अ फादर एंड कृष्णा इज, वो तो बिन मांगे भी दे देते हैं, तो देंगे। बट आप क्या इसको बताना चाहते हो? व्हाट इज योर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स? किसी भी चीज को पाने के लिए थोड़ा हम्बल बनना पड़ता है। आप में हम्बलनेस नहीं है। तो ऐसा है कि आप जितने यंग हो, वो बहुत गोल्डन एज है कि आपको स्पिरिचुअलिटी के तरफ जाने की। आप जैसे जैसे बूढ़े होते हैं, आपकी बुद्धि वो प्रवृत्त होते रहती है, फिर वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाती बुद्धि। आप फिर चाहो, कितना भी चाहो कि मैं भगवान की तरफ मुड़ूं, तो जो माया रहती है, माया देवी, माया इन द सेंस इग्नोरेंस, कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा पलंग है। आप छोटे से रूम में
आपको ये क्लियर रहना चाहिए कि यार ये मेरा हॉस्टल नहीं है, मेरा रूम नहीं है, जस्ट अ रेंट, कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम बाद चल जाएगा। तो आप इसको लेके पकड़ के बैठ नहीं सकते कि मेरा पलंग है, क्योंकि आपको ये क्लियर है कि यार ये पलंग मेरा कब तक है, 4 साल तक। 4 साल तक, उसके बाद नहीं है। 1 साल बाद आपको दूसरा हॉस्टल दे दिया तो आप मना करोगे? नहीं करेंगे। तो यही माया बढ़ते जाती है, एज टू एज अट्रैक्शन बढ़ता है, इग्नोरेंस आती है कि यार ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा के कारण वो फिर भगवान को याद नहीं कर पाएगा, बस वो इसको ही याद कर पाएगा, वो मेरा है, वो कैसा है। सर ये मेरा पे मुझे एक बात याद आती है कि आजकल का जो युवा है वो इस बात से खुश होता है, जो रियल हैप्पीनेस उसे चीज़ मिलती है कि यार मेरे पास तो आईफोन है, मेरे पास मैकबुक है, गाड़ी है, हाँ मटेरियलिस्टिक चीज़ से, जैसे कि ये मेरा आपने बोला, तो उसको महसूस करके खुश होता है, वो खुश होता है। तो क्या यही डेफिनेशन है रियल हैप्पीनेस की, या आपके हिसाब से क्या रियल हैप्पीनेस है? अकॉर्डिंग टू भगवद गीता दिस इज ऑल माया। आपको सही खुशी, देखो आपको ये नहीं बोल सकते कि ये सब चीज त्यागना है, नहीं त्यागना, जो जरूरत है वो करना ही है। आप ये नहीं बोलोगे कि मेरे पास पलंग तो पर मैं नीचे सोऊंगा, मैं सोऊंगा, पर उससे आपको आसक्ति नहीं है, अटैचमेंट नहीं है कि मैं अभी तो है, अभी भी मैं कृष्ण नाम लूंगा, अभी भी मैं अपने पेरेंट्स को याद करूंगा और इसी पलंग में सोऊंगा, पर कल नहीं भी रहा तो कल भी मैं भगवान को याद करूंगा, अपने माँ बाप को शुक्रिया करूंगा और फिर नीचे भी सोऊंगा। यानी कि जो एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है उससे, हाँ उससे कुछ ये नहीं रखना है कि मेरा है, आज भी मैं खुश हूँ, कल भी मैं खुश हूँ, पर खुश किस चीज में वो डिपेंड होता है। खुश आप उस चीज के हो, या भगवान के साथ हो, या आप उस सोसाइटी के साथ जी, वो डिपेंड करता है कि आपका वे ऑफ हैप्पीनेस, कि आपका वे ऑफ हैप्पीनेस किस पे डिपेंड है, इस पलंग में डिपेंड है या उस चीज में डिपेंड है, उस चीज में। तो सर हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं कि ऐसी कौन सी बुक्स हैं जो कि आप हमारी ऑडियंस को रिकमेंड करोगे कि हर एक पर्सन को पढ़नी चाहिए ताकि उनसे कुछ सीख सके? ऐसी 3 बुक्स के नाम बताइए सर। एक्चुअली दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर मी। हाँ सर, जो आप रिकमेंड करना चाहते हो आपके नॉलेज के बेस पे कि कुछ भी सेल्फ ग्रोथ के लिए एक्चुअली, या फिर ऐसी 3 मूवियाँ रिकमेंड करिए हमारी ऑडियंस को, मूवीज जो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, इंस्पिरेशनल। पहली बुक तो मैं बताऊंगा आपको भगवद गीता पढ़ना चाहिए। भगवद गीता तो नॉट एज अ स्पिरिचुअल बुक बट इट इज एन फंडामेंटल बुक, हाउ टू लिव लाइफ, हाउ टू एंजॉय with the shelter of Krishna, because our real happiness is only when we connect with the real supreme person. तो पहले तो आपको भगवद गीता पढ़ना ही चाहिए। भगवद गीता नेसेसरी है। दूसरी एक मेरे को अपने इससे अच्छी लगी एक, एक्चुअली वो स्टोरी है प्रहलाद महाराज की, क्योंकि मैं अभी लास्ट टाइम में पढ़ा था, बहुत अच्छी स्टोरी है जिसमें प्रहलाद महाराज की कहानी बताई है और उसमें कई अच्छी चीज़ें बताई है। और एक है अजामिल की स्टोरी, ये भी एक स्पिरिचुअल बुक से ही उठाई गई है, एक इंसिडेंस है, तो वो आपको पढ़ना चाहिए। उसमें यंगस्टर के लिए ज़्यादा अच्छी अजामिल की कहानी। अच्छा, एक्चुअली अजामिल एक भगवान का डिवोटी था, बट वो एक दिन ऐसे ही जंगल जाता है तो उसमें वो कुछ देख लेता है, सेक्सुअल एक्टिविटी देख लेता है, तो उसका वो पूरा जो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और उसको भी फिर वही माया जकड़ लेती है कि क्या करना चाहिए, तो उससे वो भटक जाता है। बिल्कुल, तो ऐसी कुछ कहानी है, वो आपको पढ़ना चाहिए। सब 3 मूवी फॉर यंगेस्ट यंग जनरेशन फॉर हु इज परसुइंग हिज एजुकेशन। सर 3 मूवियाँ रिकमेंड करिए, कौन सी? 3 मूवी, ये तो मेरी एक एवरग्रीन मूवी है, 3 इडियट्स। तो अभी एक और गेस्ट आए थे, अंकित सर को भी बुलाया था मैंने, तो मैंने उनसे भी पूछा था तो उन्होंने भी यही बताई थी। बहुत बढ़िया, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है उस मूवी से। 3 इडियट एंड तारे ज़मीन पर। एक्चुअली तारे ज़मीन पर इज माय ओन इंस्पिरेशन टुवर्ड्स दिस मूवी। आप काफ़ी रिलेट कर पाते हो? हाँ, मैं
काफ़ी कुछ रिलेट कर पाता हूँ, मैं इंस्पायर भी हूँ उस कहानी को लेके। हाँ। और तीसरी जो है वो इतना मतलब मैं एक्चुअली आई एम नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन मूवीज। चलिए तो ठीक है, तो अब इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। और सर से मैं बोलना चाहूँगा कि सर एक ऐसी लास्ट लर्निंग हमारी ऑडियंस को दीजिए, जो कि मैंने जिस चीज़ के बारे में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा लेकिन आप उस विचार को हमसे शेयर करना चाहते थे, तो वो एक विचार क्या है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं जिसका मैंने आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा? लास्टली फिर एंड करते हैं। लास्टली मैं मेरे को परसों इवनिंग में एक इंसिडेंस हुआ था मेरे साथ जी। तो मेरी जस्ट माइंड ने स्टक किया, मैं ऐसी सिटी बस से थोड़ा ट्रैवल कर रहा था तो मैं स्टक किया कि इफ वी फॉरगॉट इफ वी कांट फॉरगिव द पर्सन देन पर्सन फॉरगॉट अस। इसका ये मतलब यदि मैं किसी को क्षमा नहीं करता हूँ तो वो बंदा मेरे को भूल जाएगा। एंड इफ ही फॉरगॉट मी देन आई एम इन वेरी वर्स्ट सिचुएशन। बिल्कुल। क्योंकि यदि मैं माफ़ नहीं करता, जैसे अपन दो के साथ लड़ाई हो जाती है दो के बीच में, तो एक होता है ना कि यार मेरा एटीट्यूड ईगो सब आ जाता है बीच में कि यार अब मैं बात नहीं करूँगा, मैं छोड़ दूंगा, ये ऐसे ही इंसान है, मैं पर माफ़ नहीं करूँगा बिकॉज ऑफ माई एटीट्यूड। तो भाई देखो कब तक माफ़ नहीं करोगे, ये आपसे 4 बार माफ़ी मांगेगा, बाद में वो भूल जाएगा। पर जब वो भूल जाएगा ना तो आपको सबसे ज़्यादा दुख होगा कि यार मेरे को इस टाइम में माफ़ी मांग लेना था, उस टाइम मेरे रिलेशन अच्छे हो जाते तुरंत में। और कई बार ऐसा होता है कि वो छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ें बन जाती है, या फिर अगर वो छोटी सी चीज़ें अगर वो थोड़ी वहाँ पे आती और थोड़ी हम्बलनेस लेके एटीट्यूड को हटा के अगर माफ़ी मांग ली होती तो वो उसकी लाइफ में काफ़ी बड़ा चेंज ला सकती थी। हाउ टू हैंडल द सिचुएशन इज वेरी critical task and mostly younger are not understand this। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिख के बताएं कि कौन सी लर्निंग्स आपको अच्छी लगी, तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। और मैं अमन सर से पूछना चाहूँगा कि अमन सर अगर ऑडियंस आपसे कनेक्ट होना चाहती है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो कहाँ से आपसे कनेक्ट कर सकती है ऑडियंस? आप किसी प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन, ट्विटर, कहाँ पे आप हो और आपकी क्या नाम से आपका हैंडल है? मैं ज़्यादा तो नहीं चलाता हूँ इंस्टाग्राम, बट मेरा टॉम एंड जेरी करके एक पेज है। तो सर ने बोला अभी कि टॉम एंड जेरी पेज पे आप सर को फॉलो कर सकते हो। सर से कुछ भी गाइडेंस आपको चाहिए तो सर से आप गाइडेंस ले सकते हो। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग एंड कीप स्माइलिंग। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।